नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। आज 2 फरवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने बजट को सराहा, बोले युवा महिला किसान होंगे लाभान्वित। देसी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन सस्ते, सिगरेट, चांदी और किचन चिमनी हुई महंगी। इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल के बाद बढ़ी। गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज। युवाओं को रोजगार के लिए अहम ऐलान। बजट के बाद शेयर बाजार रहा फीका, सोना चांदी चमके। 3 करोड़ तक के धंधे पर ऑडिट नहीं, बिजनेस आइडिया लाइए, लोन की गारंटी सरकार देगी, टैक्स में भी छूट मिलेगी। किसानों को लोन के लिए 1.5 लाख करोड़ बढ़ाई। स्टार्टअप के लिए अलग से फंड। 3 साल में 1 करोड़ लोगों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का है प्लान। बजट पर किसने क्या कहा? बीजेपी ने उम्मीदों वाला बजट बताया तो विपक्ष बोला महंगाई बेरोजगारी की तो इसमें बात ही नहीं हुई। बड़े बदलाव की ओर, क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। गैस सिलेंडर के दामों में क्या बदलाव रहा, बताएंगे इस खबर में। दिल्ली में मेयर चुनाव की तारीखों का ऐलान, 6 फरवरी को होगी वोटिंग। हरियाणा के 2 और शहरों थानेसर और यमुनानगर में जियो ट्रूप 5G सेवा हुई लॉन्च। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मौसम अपडेट। हरियाणा व एनसीआर में फिर से तापमान में एक गिरावट, जानिए आगे कैसा रहने वाला है मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में एक बार फिर से उत्तरी ठंडी बर्फीली हवाओं की वजह से संपूर्ण इलाके के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। संपूर्ण मैदानी राज्यों में हिमालय से आ रही उत्तरी बर्फीली हवाएं एक बार फिर से आमजन को ठिठुराने लगी है। अगले 4 से 5 दिन तक इसी प्रकार की मौसमी गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। हालांकि हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में ओवरऑल मौसम एक सप्ताह तक साफ और शुष्क बना रहेगा। धूप भी अच्छी निकलेगी, जिसकी वजह से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी तो वहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजट को सराहा, बोले युवा महिला किसानों के लाभान्वित। 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों पर केंद्रित। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर अमृत बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री ने बजट में देश और समाज के प्रति सरकार की जो 7 प्राथमिकताएं बताई हैं, उनमें से समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा। अमृत काल में प्रस्तुत किया गया बजट आधुनिक भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम बजट पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। यह देशवासियों को नई ऊर्जा देने वाला सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में यह अहम योगदान देगा। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह बजट समावेशी एवं भविष्यवादी है, जिसमें नौकरी, युवा, महिलाएं और किसान सभी के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है। सीएम ने कहा कि बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिससे हरियाणा को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि मोटे अनाज के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट की घोषणा, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा या फिर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने जैसे कई ऐसे निर्णय हैं जो हरियाणा की कृषि व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत करेंगे। हरियाणा भी इस बजट से प्रेरणा लेकर 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों को ध्यान में रखकर अपना बजट बनाएगा। केंद्रीय बजट से हरियाणा की उम्मीदें टूटी, एनसीआर को नहीं मिला स्पेशल पैकेज, कई और घोषणाओं पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से हरियाणा को बड़ा झटका लगा है। बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एनसीआर एरिया में आने वाले 14 जिलों के लिए विशेष पैकेज की मांग को दरकिनार कर दिया गया है। बजट में इसको लेकर कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। इसके अलावा भी बजट की अन्य घोषणाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसके अलावा हरियाणा सरकार एनसीआर में केएमपी एक्सप्रेसवे और उसके साथ 2.5 लाख हेक्टेयर के बनने वाले 5 शहरों को लेकर भी अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के लिए विशेष रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोई प्रावधान नहीं किया। हालांकि 2022 में रेल ऑर्बिटल प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा को केंद्र से 874 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा बजट में नारनौर में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, गन्नौर में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट को भी बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में हरियाणा के सीएम ने राज्य के एनसीआर जिलों के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी थी। इसके बाद भी हरियाणा की इस विशेष मांग को केंद्रीय बजट में पूरा नहीं किया गया। हरियाणा के कैथल में सरपंच बुधवार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरोध में उतर आए। पुलिस के साथ सरपंचों की जमकर भिड़ंत हुई और पुलिस कई सरपंचों को घसीटते हुए गाड़ी तक लेकर आई। सरपंचों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर आंदोलन कर रहे सरपंचों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बुधवार को कैथल में जाट शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव में पहुंचे थे। जब सरपंचों को इसका पता चला तो वे भी नारेबाजी करते हुए मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सरपंचों को जाट शिक्षण संस्थान के मुख्य गेट पर ही रोक लिया। पूरे करनाल रोड को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। सरपंच वहीं पर डिप्टी सीएम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। माहौल बिगड़ता देखकर पुलिस ने सरपंचों को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन सरपंच प्रदर्शन पर अड़े रहे। पुलिस ने लगभग 70 सरपंचों को हिरासत में लिया। कुछ को तो पुलिस लगभग घसीटते और धक्के मारते हुए गाड़ी तक लेकर गई। सरपंचों ने जमकर विरोध किया। बता दें कि जिला सरपंच एसोसिएशन के सदस्य हनुमान वाटिका में एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए जाट शिक्षण संस्थान तक पहुंचे। यहां पर पहुंचकर सरपंचों ने जमकर बवाल काटा और काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हरियाणा के रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा है। हरियाणा के रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने कम समय में ही प्रदेश को कर्जवान बना दिया है। प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर दिया है। यह तो वही बात हो गई कि कर्ज लेकर घी पिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को दिल्ली रोड स्थित स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह समाधि स्थल पर पहुंचे थे। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चौधरी रणवीर सिंह जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ था तो उस समय जो हरियाणा को पानी देने वाला समझौता हुआ था उसके चेयरमैन भी थे। हरियाणा को सप्लाई होने वाले पानी की नहर की क्षमता कम थी, इसलिए एसवाईएल से पानी दिया
किया जाना था, लेकिन आज तक पानी नहीं मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है कि एसवाईएल नहर को खुदवाएं। उन्होंने ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों के पक्ष में कहा कि यह गलत नीति है। हुड्डा ने सरपंचों के ई टेंडरिंग के विरोध को लेकर कहा कि जैसे गांव के विकास के लिए पहले काम होता था वैसे ही होना चाहिए। ई टेंडरिंग एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला साबित होने वाला है, इसलिए सरपंचों की मांग जायज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की गोहाना रैली को लेकर ज्यादा कुछ कहने से बचते हुए नजर आए। हरियाणा में एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में सेवा दे रहे होमगार्ड के जवानों की सेवा समाप्त करने का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंचकुला की अखिल भारतीय होमगार्ड कल्याण समिति ने एफसीआई के उस पत्र को खारिज करने की मांग की है, जिसके तहत 1 फरवरी से होमगार्ड की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। याचिका दाखिल करते हुए समिति ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में मौजूद एफसीआई के गोदामों में दशक भर से अधिक समय से होमगार्ड के जवान सेवाएं दे रहे हैं। अब अचानक एफसीआई ने 2 पत्र जारी कर इन जवानों की सेवाएं आगे जारी न रखने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में इनके सामने नौकरी का संकट पैदा हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनकी सेवा समाप्त करके निजी सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा का जिम्मा एफसीआई सौंपना चाहती है, जो कि गलत है। ऐसे में प्रदेश में एफसीआई के गोदामों में सेवा दे रहे हजारों होमगार्ड का रोजगार छिन जाएगा। हालांकि कोर्ट ने होमगार्डों को राहत नहीं देते हुए कहा कि नौकरी पर रखना या नहीं रखना एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विवेक पर निर्भर करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया बजट से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें हैं और महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास रहा वो भी हम आपको बताएंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट जारी कर दिया गया है। आम बजट की घोषणाओं के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की बचत पर 7.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। बजट के तहत 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी हुई है। बता दें कि इस बजट में महिलाओं की पहली पसंद रहने वाले गहने महंगे हो गए हैं। सोने और चांदी पर आया टैक्स बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ पति, बेटे या फिर भाई को सिगरेट की लत से परेशान महिलाओं के लिए भी बजट में अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया है। इसके अलावा साइकिल और स्कूटी भी सस्ती होंगी। बजट से जुड़ी कुछ अहम बातें इस प्रकार से रहेंगी। 1 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की आय पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार की तरफ से 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। वहीं सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, चिमनी आदि महंगी होंगी। विदेशों से आने वाली चांदी की चीजें भी अब महंगी होंगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहन, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, देसी मोबाइल सस्ते होंगे। लिथियम आयन बैटरी, एलईडी टीवी, ऑनलाइन गेम्स सस्ते होंगे। वहीं बायोगैस से जुड़ी हुई चीजों के दाम भी कम होंगे। 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही महिलाओं को महिला सम्मान बचत योजना पर पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरें 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। साथ ही स्कीम में निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही 2014 से अब तक बने 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें सभी भाषाओं की किताबें होंगी। रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए देश में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। वहीं खेती में क्लस्टर सिस्टम के साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मत्स्य पालन योजना के लिए 6,000 करोड़ की योजना बनाई गई है। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से पढ़ाई लिखाई पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं यूनिफाइड स्कूल इंडिया प्रोग्राम के तहत देश में 30 स्किल सेंटर भी खोले जाएंगे। एयरफोर्स स्कूल जॉब्स अपडेट। वायुसेना स्कूल चंडीगढ़ में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। वायुसेना स्कूल चंडीगढ़ द्वारा अध्यापक, अटेंडेंट, हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि की बात करें तो 7 फरवरी 2023 है। लैब अटेंडेंट, लेखा सहायक, टीजीटी सोशल स्टडीज, पीजीटी में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी व गणित पदों पर, साथ ही पीजीटी कंप्यूटर, पीजीटी शारीरिक शिक्षा, इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करवाना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। बजट पर किसने क्या कहा? बीजेपी ने बताया उम्मीदों वाला बजट, वहीं विपक्ष बोला महंगाई और बेरोजगारी की तो इसमें बात ही नहीं की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में अपना 5वां आम बजट पेश किया। इस दौरान कृषि, शिक्षा, गरीबों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अहम ऐलान किए गए। 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। भाजपा इसे आम जनता की उम्मीदों का बजट बता रही है तो विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। हर वर्ग का सपना पूरा होगा। यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, किसान सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। पहली बार विश्वकर्मा के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह मित्रकाल का बजट है। भविष्य के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। 50% गरीब, 64% जीएसटी देते हैं। बजट में महंगाई से निपटने और रोजगार देने के लिए कोई योजना नहीं है। वहीं 42% युवा बेरोजगार हैं, लेकिन पीएम को कोई परवाह नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट 2 से 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है। यह बजट नहीं, इलेक्शन स्पीच है। उनकी जो भी बातें उन्होंने बाहर कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर इसे दोहराया गया है। बजट में महंगाई और मुद्रास्फीति में इजाफा है, जिस पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सरकारी भर्तियों के लिए भी कुछ भी नहीं किया गया है। गरीब, बेरोजगार के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि 2023-24 के बजट से पता चलता है कि यह सरकार लोगों और आजीविका के बारे में उनकी चिंताओं से कितनी दूर है। यह एक संवेदनहीन बजट है जिसने अधिकांश लोगों की आशाओं को धोखा दिया है। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों की छोटी संख्या को छोड़कर कोई कर कम नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी। मैं इसे पूरी तरह से नेगेटिव नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी
बढ़ी महंगाई की बात भी नहीं की गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार बजट में दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव किया गया है। जबकि पिछले साल दिल्ली वासियों ने 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स दिया था, उसमें से सिर्फ 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए गए हैं। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं, उल्टा इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। शिक्षा बजट घटाकर 2.6% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं स्वास्थ्य बजट को भी घटाकर यानी 2.2% से घटाकर 1.9% करना हानिकारक है। बजट पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह वही बजट है जो पिछले 8 से 9 साल से आ रहा है। टैक्स बढ़ाए गए हैं, कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। कुछ साठ-गांठ वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है। जनता को टैक्स से फायदा होना चाहिए, लेकिन उससे उसकी कमर टूट रही है। पीडीपी चीफ ने कहा कि आम लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की गई है। रेलवे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए भी कुछ नहीं किया गया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बजट नील बटा सन्नाटा है। बिहार के लिए कुछ नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है। वहीं यूपीए की सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था, क्या इस सरकार ने दिया? तो इस प्रकार से देश के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से बजट को लेकर दी है। अभय सिंह चौटाला बोले, बजट किसान, कामगार व छोटे व्यापारी, युवा और आम जनता विरोधी है। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट को किसान, कामगार, छोटे व्यापारी, युवा और आम आदमी विरोधी बताते हुए कहा कि आज जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद वर्ग है उनकी पूर्णतया अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में न तो आम आदमी के लिए महंगाई दूर करने की, न ही युवाओं के लिए बेरोजगारी दूर करने की और न ही किसानों को उनकी फसलों पर एमएसपी देने की कोई योजना बनाई गई है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट दिखावी मात्र का बजट है और बेहद दुर्भाग्य की बात है कि जिस किसान की आय 2023 तक दोगुनी करने का वायदा किया गया था, उसे बजट में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। वहीं जिन वर्गों की वोट लेकर भाजपा सरकार देश और प्रदेश में सत्ता में आई थी, उन सभी वर्गों की बुरी तरह से अनदेखी की गई है। 1 फरवरी से हुए बड़े बदलाव, क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, गैस सिलेंडर के दामों में नहीं हुआ बदलाव। 1 फरवरी यानी कल से देश भर में कई बदलाव हो चुके हैं। अब टाटा की गाड़ियां खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। टाटा ने गाड़ियों की कीमत 18,000 रुपए तक बढ़ा दी है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर अब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। हम आपको आज हुए ऐसे कुछ बदलाव के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आपके जेब पर सीधा पड़ेगा। भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी टाटा ने अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए हैं। सभी मॉडल्स के अलग अलग वेरिएंट पर 1.2% की दर से लागू होंगे। अब क्रेडिट कार्ड से रेंट भरना महंगा हो चुका है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने घोषणा कर दिया कि वे क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट पर 1% फीस वसूलेगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी की कीमतों में 2.50 रुपए की कटौती की गई है। इस हिसाब से मुंबई में अब वाहनों में उपयोग की जाने वाली सीएनजी की संशोधित कीमतें 89 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम से घटकर 87 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं देश में तेल के दाम पिछले करीब 6 महीने से स्थिर बने हुए हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूल में निकली बम्पर वैकेंसी, 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 1 मार्च तक कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 9,712 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें 9,108 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए, जबकि 604 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए है। इसके लिए उम्मीदवार शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग की यह भर्ती संविदा के आधार पर की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार को हर महीने 16,900 रुपए से लेकर 29,600 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवार की मिनिमम उम्र की बात करें तो 21 साल होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुल 9,712 पदों पर भर्ती होने वाली है। उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है। फरीदाबाद में 3 फरवरी से जमेगा सूरजकुंड मेले का रंग, इन कलाकारों की प्रस्तुति लूटेगी महफिल। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हो रहा है। 3 से 19 फरवरी तक चलने वाले इस मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार मेले की खासियत यह रहेगी कि संघाई सहयोग संगठन से जुड़े 17 देश पहली बार कंट्री पार्टनर के तौर पर मेले में शिरकत करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 फरवरी को सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करेंगे। इस बार सूरजकुंड मेले में श्रीलंका, रूस, चीन, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, तुर्की सहित 40 देशों ने मेले में पहुंचने को लेकर सहमति जताई है। देश और विदेश के कोने कोने से अच्छे शिल्प उत्पादकों को एक जगह पर देखने का मौका सूरजकुंड मेले से बेहतर कहीं नहीं होगा। इस बार मेले में 1200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और इनमें से 100 से अधिक स्टॉल विदेशी कलाकारों के लिए रिजर्व होंगे। वहीं बात करें 5 फरवरी को मालिनी अवस्थी का प्रोग्राम रहेगा, तो 6 फरवरी को हरियाणा की नई सनसनी प्रांजल दहिया और रेणुका पवार अपनी प्रस्तुति से समा बांधती हुई नजर आएंगी। 8 फरवरी को मीका सिंह का प्रोग्राम होगा। 14 फरवरी को पंजाबी सिंगर काका अपनी प्रस्तुति देंगे, तो वहीं 16 फरवरी को नूरा बहने महफिल में रंग जमाती हुई दिखाई देंगी। 17 फरवरी को मामे खान की प्रस्तुति होगी। सूरजकुंड मेले की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्राइम ब्रांच के 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी सादी वर्दी में मेले में तैनात रहकर असामाजिक तत्वों पर नजर रखते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा में ई टेंडरिंग के विरोध का असर गांव की विकास कार्यों पर दिखने लगा है। हरियाणा सरकार पंचायतों के खाते में 1100 करोड़ रुपए की राशि भेज चुकी है, लेकिन शपथ लेने के 2 महीने बाद भी नवनिर्वाचित पंचायतें ई टेंडरिंग वाले प्रस्ताव भेजने में रुचि लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब तक विकास एवं पंचायत विभाग के पास ई टेंडरिंग वाले मात्र 20 प्रस्ताव ही आए हैं। हरियाणा में 6,201 पंचायतें हैं। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक के बिना ई टेंडरिंग के आने वाले विकास कार्यों की बात करें तो 25 करोड़ 60 लाख रुपए के 1280 प्रस्ताव आ चुके हैं। वहीं जनवरी में पंचायतों के खाते में डाली 1100 करोड़ रुपए की राशि को अप्रैल से पहले खर्च किया जाना है। नया वित्त वर्ष शुरू होते ही यह पैसा लैप्स हो जाएगा। पंचायतों से अधिक
राजनीतिक प्रस्ताव भिजवाने के लिए मुख्यमंत्री ने भाजपा के विधायकों की भी जिम्मेदारी सौंपी है। अब विधायक सरपंचों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए सरकार हर हाल में गाँव की समस्याओं को निपटाने की कोशिश कर रही है। 2 लाख से ऊपर के प्रस्ताव मात्र 3 ब्लॉकों से आए हैं। इनमें अंबाला जिले के बराड़ा से 4, सोनीपत जिले के मुडलाना से 8 और करनाल जिले से करनाल ब्लॉक से विकास कार्यों के 8 प्रस्ताव मिले हैं। बजट के बाद शेयर बाजार फीका, सोना चांदी चमके। सेंसेक्स 158 अंक चढ़कर बंद। अडानी एंटरप्राइजेज 26% टूटा, सोना 1000 रुपए बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार यानी 1 फरवरी को बजट पेश किया। ऐसे में बाजार की नजर सरकार की घोषणाओं पर रही। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी दिखाई दी। हालांकि बाद में ये केवल 158 अंक की तेजी के साथ 59,708 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 45 अंक गिरकर 17,616 के स्तर पर बंद हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयर दबाव में रहे। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 26.70% गिरकर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 57,910 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 69,445 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। डॉलर रुपए के मुकाबले 5 पैसे मजबूत हुआ है। 1 डॉलर का रेट 81 रुपए 93 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।